प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति के नियामक। अर्थात किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति ऐसी या वैसी क्यों हो जाती है, या कुछ देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की संस्कृति एक जैसी होती है। कुछ देशों में हमने देखा है कि एक जैसी राजनीतिक संस्थाएं हैं, संरचनाएं हैं, फिर भी वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है अलग अलग हो जाती है। तो भाई वास्तविक रूप में सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो राजनीतिक संस्कृति होती है, उस राजनीतिक संस्कृति के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं, कुछ उस राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले तथ्य होते हैं। वास्तव में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं, वो तत्व ही राजनीतिक संस्कृति के नियामक कहलाते हैं। यस, अब वास्तव में हम राजनीतिक संस्कृति के नियामक या राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले तत्वों को ठीक से तभी समझ पाएंगे जबकि हम पहले इस बात की जानकारी तो प्राप्त कर लें कि राजनीतिक संस्कृति है क्या। हालांकि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है आपको, तो ये जो राजनीतिक संस्कृति के नियामक हैं, इनको आप ठीक से तभी समझेंगे जबकि राजनीतिक संस्कृति क्या चीज़ है इसको समझ जाएंगे। हालांकि इसके लिए मैंने अलग से परिभाषाएं, अर्थ के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है, परंतु यहाँ मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि राजनीतिक संस्कृति है क्या चीज़। ठीक है, अब जब ये समझ जाएंगे कि राजनीतिक संस्कृति है क्या, तो फिर इस राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं वो इसके नियामक कहलाते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी हमें समझने में। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप प्रतिदिन जो हम राजनीति विज्ञान से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं, सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, यूजीसी नेट एग्जाम हो, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हो, या फिर मैं ये कहूँ राजनीति विज्ञान से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड करते हैं, आपको इसकी ठीक से सूचना प्राप्त हो सके, आपको जानकारी मिले, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और इसी के साथ में जैसे ही मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों आपको पता लग रहा है, आप अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में अवश्य अवगत कराइएगा, जिससे कि सभी विद्यार्थियों का हित हो सके। और सभी विद्यार्थियों का हित, सभी विद्यार्थी की सफलता ही मेरा हित और मेरी सफलता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे विद्यार्थी मेरी ऊर्जा हैं, मेरे विद्यार्थी मेरी संपत्ति हैं। मैं मेरे विद्यार्थियों के लिए ही विशेष प्रयास करके राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनके अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम है, मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको अपने YouTube चैनल पर प्रतिदिन वीडियो अपलोड करके उपलब्ध करा दूंगा। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस शर्त एक ही है, जिस रूप में मैं आपको समझाता हूँ उस रूप में समझिएगा। और हम जो वीडियो अपलोड करते हैं, इसमें औपचारिकता नहीं होनी चाहिए आपकी कि आपने जैसे मान लीजिएगा राजनीतिक संस्कृति के नियामक समझना चाहते हैं और आपने देखा कि 3 नियामक हैं और उसके बाद में 2 मिनट देखा फ्री हो गए। नहीं, आप समग्र रूप में समझिएगा। आप देखिएगा तो सही, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने नियामक समझ लिया, अब इसको भी मैं इस रूप में समझाऊंगा, पूरी राजनीतिक संस्कृति समझ में आ जाएगी। यस, तो आप हमारी प्रत्येक वीडियो क्लास को ठीक से समझने का प्रयास करें। बस मेरा यही आपसे निवेदन है। मेरे विद्यार्थी हैं आप, मेरी सब कुछ हैं आप। मेरे इस आग्रह को स्वीकार करें और राजनीति विज्ञान को गंभीरता से, गहराई से, इसकी वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। मेरा मूल लक्ष्य यही है कि मैं राजनीति विज्ञान को गंभीरता से, गहराई से समझाने का प्रयास करूंगा, दिखावा नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो राजनीतिक संस्कृति के नियामक समझे हम,
उससे पहले मैंने यहाँ चित्र नंबर 2 तैयार किया है, ये आपके लिए विशेष प्रयास करके कि राजनीतिक संस्कृति है ही क्या। ठीक है, मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन यहाँ भी चूंकि नियामक समझेंगे तभी, जबकि इसको समझ जाएंगे। अब देखो आपके सामने ये डायग्राम मैंने बना दिया है, तो इसका क्या मतलब होगा, ध्यान दें भाई। किसी भी देश की, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीति सरकार के प्रति जनता के जो विचार, जो भावनाएं, जो आस्थाएं, जो मूल्य, जो रूख, जो अभिवृत्तियां, जो प्रतिबद्धताएं हैं, वो ही राजनीतिक संस्कृति कहलाते हैं। यस, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ। मान लीजिएगा ब्रिटेन के अंतर्गत जो जनता है, राजनीति के बारे में वहाँ की जनता का ये विचार है, क्या विचार है कि भी राजनीति देश सेवा का माध्यम है। विचार हो गया ना ये, तो ये विचार ही क्या है, राजनीतिक संस्कृति है। भारत की बात करें, भारत में मैंने अक्सर देखा है, सुनता रहता हूँ, तथ्यों सहित भी कह रहा हूँ मैं, कि यहाँ राजनीति के बारे में जनता के विचार बने हुए हैं। क्या विचार बने हुए हैं कि राजनीति तो एक व्यवसाय, एक पेशा है। यस, राजनीति के बारे में ये विचार है कि राजनीतिक व्यवसाय एक पेशा है, हैं? तो ये क्या है, यही तो राजनीतिक संस्कृति बन गई है। तो मतलब राजनीति के बारे में जनता के क्या विचार हैं, सकारात्मक है कि नकारात्मक है, अच्छे हैं कि बुरे हैं, हैं? राजनीति को अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं। मतलब मैं मेरे विचार से कहूँ कि मैं हमेशा मेरे विद्यार्थियों को, चाहे स्नातक स्तर के विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों में जब महाविद्यालय में उनको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ राजनीतिक संस्कृति, तो मैं उनको हमेशा एक बात बोलता हूँ, देखो भाई, राजनीति के बारे में आप ये मत सोचें कि राजनीति से बचो भगो, राजनीति तो बहुत गंदी चीज़ है। नहीं 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 नहीं, राजनीति तो अति प्रशंसा की पात्र है। नोट कीजिएगा, राजनीति अति प्रशंसा की पात्र है। ऐसे विचार, ऐसे भाव, ऐसी आस्थाएं आनी चाहिए, और ऐसे विचार, ऐसी आस्थाएं, ऐसे भाव आते हैं तो उस देश की राजनीतिक संस्कृति श्रेष्ठ राजनीतिक संस्कृति होती है। यस, तो क्या समझे आप राजनीतिक संस्कृति से? मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ आज जो बात ली है वो नियामक ली है इसकी, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, आपके सामने नोट कीजिएगा प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बातें नोट कीजिएगा। आप अपने अलग से नोट्स बनाया करें, मैं बिल्कुल मतलब समझाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो यहाँ लिखने वाली विधि है इसको बिल्कुल शॉर्ट में, संक्षिप्त में लेता रहूँगा। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं अभी आपको तैयार कर रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं नित्य नए आपको ऐसे ऐसे डायग्राम दूंगा कि राजनीति विज्ञान समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान दें, अभी आपके सामने है, देखिएगा, राजनीति, पॉलिटिक्स, राजनीति, सरकार, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। अब देखो, ये जनता, लोग हैं, व्यक्ति, इधर आइए जनता, ये क्या लिखा मैंने, राजनीतिक संस्कृति क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर, व्हाट डू यू मीन्स बाय पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति क्या है, इधर जनता हो गया। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ आप इसका अर्थ कैसे समझेंगे, राजनीति के प्रति या राजनीति के बारे में, ठीक है। राजनीति कहिएगा, राजनीतिक व्यवस्था कहिएगा, संकुचित रूप में बोलेंगे तो आप सरकार भी कह सकते हैं, ठीक है। सरकार का मैंने यहाँ शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में भी जनता के क्या विचार हैं। भाई कुछ देशों के अंतर्गत जनता ये कहती है कि हमारी न्यायपालिका बहुत निष्पक्ष है, कुछ देशों में हमने देखा है वो कहते हैं कि नहीं हमारी न्यायपालिका भी निष्पक्ष नहीं है। मतलब इस तरीके की उजुल फुजुल बातें की जाती हैं, ठीक है। तो राजनीति के बारे में जनता के विचार, आस्थाएं, धारणाओं, अभिवृत्तियों, मूल्य, रूख, मनोवृत्तियां और भावनाएं ही राजनीतिक संस्कृति है। मतलब राजनीति के बारे में जनता के क्या विचार है, मैं एक बात बोल रहा हूँ यहाँ, आप सारी बातें नोट करेंगे। राजनीति के बारे में जनता के क्या विचार हैं, क्या आस्थाएं हैं, क्या धारणाएं, क्या अभिवृत्तियां हैं, क्या मूल्य हैं, क्या रोक है, क्या मनोवृत्तियां, क्या भावनाएं, जो राजनीति के बारे में जनता के विचार हैं वही राजनीतिक संस्कृति है। यस, अब पूरी दुनिया में सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में जब हम राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं या किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें राजनीतिक संस्कृति को समझना पड़ेगा। तो हमने देखा है सभी देशों की राजनीतिक संस्कृति विशिष्ट होती है,
भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि वास्तविक रूप में राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले, यहाँ राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले कुछ नियामक होते हैं। नियामक का मतलब क्या होता है? राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले तत्व या तथ्य। तो यहाँ आमंड ने ये कहा है, आमंड पावेल ने ये कहा है कि वास्तविक रूप में राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले अनेक तत्व होते हैं। और एक समाजशास्त्री है, नोट कीजिएगा, टालकोट पार्सन्स, नोट करें, टालकोट पार्सन्स, क्योंकि संस्कृति शब्दावली समाजशास्त्र से ली गई है मेरे भाई। क्या कह रहा हूं मैं, समझें? संस्कृति शब्द समाजशास्त्र से लिया गया है। मतलब राजनीतिक विज्ञान में आप अध्ययन करते हैं ना, अंत है अनुशासनात्मक उपागम, तो उसका अर्थ क्या होता है कि राजनीति विज्ञान को, क्या बोल रहा हूं मैं, कि राजनीति विज्ञान को ठीक से समझने के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, इन विषयों की सहायता ली जाती है। मतलब अन्य विषयों की अवधारणाओं, सिद्धांतों, तथ्यों का राजनीति में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि राजनीति विज्ञान को ठीक से समझा जा सके। अन्य विषयों से जो अवधारणाएं ली जा रही हैं वही अंत अनुशासनात्मक उपागम है। यस, तो यहाँ समाजशास्त्र से क्या लिया गया है? राजनीति विज्ञान में संस्कृति शब्द लिया गया है, आपके सामने है। राजनीतिक शब्द पॉलिटिकल साइंस का है, संस्कृति शब्द समाजशास्त्र से लिया है। तो टालकोट पार्सन्स एक समाजशास्त्री हैं, और टालकोट पार्सन्स का कहना है कि चूंकि यहाँ सामान्य संस्कृति की बात कर रहे हैं भाई, हामंड फिर राजनीतिक संस्कृति की बात कर रहे हैं। टालकोट पार्सन्स कह रहे हैं कि सभी संस्कृतियों को निर्धारित करने वाले 3 नियामक या तत्व होते हैं, निश्चित 3। किसने बताए ये? टालकोट पार्सन्स। और आमंड ने क्या कहा है? अनेकों तत्व उत्तरदायी होते हैं राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने के लिए। यस, आप टालकोट पार्सन्स क्या कह रहे हैं कि संस्कृति को निर्धारित करने वाले 3 तत्व होते हैं जिन्हें कि नियामक कहा जाता है। सामान्य संस्कृति, और जब सामान्य संस्कृति जैसी होती है उसके अनुरूप राजनीतिक संस्कृति बन जाती है। यस, ठीक है। अब देखिए, टालकोट पार्सन्स संस्कृति को निर्धारित करने वाले 3 तत्व बता रहे हैं, और हमें यहाँ चूंकि राजनीतिक संस्कृति को समझना है तो यहाँ वास्तविक रूप में आमंड पावेल जैसे विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को इन नियामकों के आधार पर समझाने का प्रयास किया है कि किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति ऐसी या वैसी प्रकृति की क्यों हो जाती है। भाई एक देश में जनता की जो संस्कृति होती है, राजनीतिक संस्कृति ऐसी होती है कि हमारे यहाँ तो जो भाई जो हमारी सरकार है बहुत ईमानदार हैं, और हमारे यहाँ जो राजनीति है ना वो तो वास्तव में हम राजनीति में इसलिए भाग लेते हैं कि हमें देश की सेवा करनी है। और कुछ देशों में राजनीति में भाग इसलिए लिया जाता है कि धन बटोर लो, संपत्ति एकत्रित कर लो। तो ये विचार हो गए मेरे भाई, विचार ही तो है ये। और वास्तविक रूप में इन विचारों को निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वो नियामक कहलाते हैं। अब देखो 3 नियामक। नंबर 1 व्यक्ति परक हित, समझा इसको, व्यक्ति परक हित। दूसरा क्या है? सहभागिता। और तीसरा क्या है? राजनीतिक विश्वास। अब इन तीनों को मैं समझाऊं उससे पहले ये डायग्राम समझें। यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा है राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। और ये राजनीतिक व्यवस्था से सीधा संकेत हमने दिया राजनीतिक संस्कृति। इधर भी देखिए राजनीतिक व्यवस्था, ये इधर ये यहाँ राजनीतिक संस्कृति से आ गई, ठीक है। मतलब इस रेखा के माध्यम से, कटी हुई रेखा नहीं है ये, यहाँ राजनीतिक संस्कृति को इधर नीचे भी राजनीतिक संस्कृति तक ले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो वहाँ की राजनीतिक संस्कृति होती है, वह राजनीतिक संस्कृति इन 3 तत्वों से, इन नियामकों से निर्धारित होती है, और इन नियामकों के अनुरूप ही उस देश की राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति बन जाया करती है। समझ गए? फिर से देखें, किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले 3 नियामक होते हैं, 3 तत्व होते हैं।
जिनसे किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति निर्धारित होती है। यस, आप समझे इसको। नंबर 1, व्यक्तिपरक हित। इसका मतलब क्या है? व्यक्तिपरक हित का मतलब ये है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है आवश्यकताओं। मतलब व्यक्तिपरक हित का मतलब ये होगा कि वास्तविक रूप में यहाँ जो जनता है, मैंने इसलिए इसका अर्थ यहाँ नोट किया है, जो जनता है, इस जनता के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कैसे विचार हैं। क्या कि राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जनता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है या नहीं। इसी के साथ में लोगों के जो उद्देश्य हैं, जैसे व्यक्तिगत है, सार्वजनिक है, मानवीय है, वास्तविक रूप में यहाँ उनकी पूर्ति की जा रही है या नहीं, जनता ये देखेगी। और जिस देश के अंतर्गत, जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जनता की आवश्यकताओं को उनके हितों के अनुरूप उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाता है, तो भाई जनता के राजनीतिक व्यवस्था या राजनीति के बारे में सकारात्मक विचार होंगे, उस राज व्यवस्था को समर्थन दिया जाएगा। यस। और किसी देश में जो जनता के हित हैं, जो जनता की मूल आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप नीतियां नहीं बनाई जा रही हैं, उनकी आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ जनता राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो विचार रखेगी वो नकारात्मक होंगे। नकारात्मक होंगे तो जनता उनको समर्थन नहीं देगी। तो यहाँ व्यक्तिपरक हित मैंने संक्षिप्त में लिखा है आवश्यकताओं, मतलब वास्तविक रूप में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या उनका अभाव होता है, इसके अनुरूप ही उस देश की राजनीतिक संस्कृति बन जाया करती है। ठीक, आगे चलिए। दूसरा क्या है? सहभागिता। सहभागिता, इसका भावार्थ आप समझ रहे होंगे। सहभागिता मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में यहाँ जो है ना भाई, राजनीति में वास्तविक रूप में सहभागी भाग लिया जाता है। मतलब यहाँ राजनीति में भाग लेने के लिए राजनीतिक क्रिया की जाती है, पॉलिटिकल एक्शन किया जाता है, राजनीतिक क्रिया की जाती है। जैसे मैं राजनीति में सहभागी हो रहा हूँ तो वास्तविक रूप में मैं ये कहूँ कि भाई मैं उम्मीदवार को मत देने जा रहा हूँ, तो ये सहभागिता होगी। दूसरे रूप में भी है कि मैं एक उम्मीदवार भी बन सकता हूँ, उम्मीदवार बन सकता हूँ, तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? राजनीतिक क्रिया करनी पड़ेगी, जनता को समझाना पड़ेगा। इस मतलब मेरी राजनीतिक दल जो है उसकी क्या घोषणा पत्र हैं, क्या सिद्धांत हैं, उनसे जनता अवगत कराना पड़ेगा। तो यहाँ सहभागिता। अब देखो, किसी भी देश में वास्तविक रूप में जनता के राजनीति में भाग लेने के संदर्भ में क्या विचार है, यहाँ मैंने संक्षिप्त में लिखा है राजनीति में भाग लेने की इच्छा। मतलब किसी भी देश में जब हम राजनीतिक संस्कृति को समझना चाहते हैं तो वहाँ ये देखेंगे कि वहाँ जनता राजनीति में भाग लेती है तो सक्रिय रूप में लेती है या राजनीति के प्रति उदासीन रहती है। क्या राजनीति में भाग लेती है, सक्रिय रूप में लेती है या फिर राजनीति के प्रति उदासीन रहती है। वास्तविक रूप में यहाँ राजनीति में जो भाग लेने की इच्छा है वह भी किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करती है। कैसे? जैसे मैं भारत का उदाहरण दूँ। भारत में जब चुनावों का समय होता है तो उस समय कुछ लोगों के विचार होते हैं, अरे भाई हम मत देते हैं नहीं देते हैं, किसी को मत देने जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसा विश्वास है, ऐसा विचार है। तो भाई ये क्या है? ये विचार है, इसका मतलब ये है कि वो वोट देने के लिए जाएगा ही नहीं, तो इसके आधार पर राजनीतिक संस्कृति बन जाती है। तो यहाँ सहभागिता का मतलब ये होता है कि राजनीति में भाग लेने की इच्छा कैसी है, अर्थात वह सक्रिय रूप में भाग ले रहा है या राजनीति के प्रति उदासीन है। इससे भी राजनीतिक संस्कृति निर्धारित होती है किसी भी देश की। मैं ये कह रहा हूँ पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था की
राजनीतिक संस्कृति को आप इन 3 नियामकों के आधार पर समझ सकते हैं। यस। अब यहाँ तीसरा नियामक है राजनीतिक विश्वास। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अच्छा, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो व्यक्तिपरक हित है ये महत्वपूर्ण नियामक है, सहभागिता है ये आधारभूत नियामक है, और राजनीतिक विश्वास है, इसको नोट कीजिएगा, राजनीतिक विश्वास है वह व्यवहारिक नियामक है। मतलब राजनीतिक संस्कृति का जो व्यवहारिक नियामक है जिससे वास्तव में राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है वो राजनीतिक विश्वास और आस्थाएं ही हैं। राजनीति के बारे में जनता के क्या विश्वास है और क्या आस्थाएं हैं। यस, ज़्यादातर राजनीतिक संस्कृति का निर्माण इसके आधार पर ही होता है, इसलिए इसे व्यवहारिक राजनीतिक संस्कृति का नियामक कहा है। मतलब राजनीतिक संस्कृति का जो निर्धारण होता है वो वास्तविक रूप में जनता के जो विश्वास और आस्थाएं होती हैं उसके आधार पर होता है। कैसे समझें? अब यहाँ मैंने संक्षिप्त में नोट किया है, आप देखो ये बातें नोट करना है। तीसरा नियामक राजनीतिक विश्वास हो गया। आप चाहें तो राजनीतिक विश्वास आस्थाएं भी लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ संक्षिप्त में लिखा है इसके सामने, मूल्यों के अनुरूप स्वयं बनना चाहता है। मतलब व्यक्ति मूल्यों के अनुरूप स्वयं बनना चाहता है। यहाँ मैंने लिखा है उपनिवेशी देशों में। क्या मतलब हुआ आप समझें भाई। व्यक्ति केवल खाने पीने की वस्तुओं से, भौतिक सुविधाओं से ही संतुष्ट नहीं हो जाता है, हैं? उसके स्वयं के भी अपने कुछ मूल्य होते हैं। मूल्य का मतलब व्यक्ति की आकांक्षाएं, व्यक्ति की जो आकांक्षाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वह क्या चाहता है वो उसके मूल्य हैं, वो उसके मूल्य हैं। और वास्तव में व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुरूप बनना चाहता है, उसके जैसे मूल्य होते हैं। मतलब उसकी क्या आकांक्षा है, उन मूल्यों के अनुरूप व्यक्ति स्वयं अपने आप को ढाल लेता है। मेरे भाई क्या मतलब हुआ मैं समझाऊंगा इसको। देखो ये बात तो क्लियर होगी कि व्यक्ति केवल खाने पीने की वस्तुओं से, भौतिक सुविधाओं से ही संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि सभी व्यक्तियों के अपने मूल्य होते हैं और उन मूल्यों के अनुरूप वह बन जाता है, और उन मूल्यों के अनुरूप ही वहाँ की किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति बन जाया करती है। अब समझे इसको भाई। इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि विशेषकर जो उपनिवेशी देश हैं, मतलब ब्रिटेन के अधीन जो देश रहे हुए हैं, एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं, जब इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन किया था, उस समय इन देशों की, जैसे भारत का उदाहरण ले सकते हैं आप, हैं? भारत एशिया में तो आता है। इन देशों की जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन किए जा रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन किए जा रहे थे, अपने मूल्यों की प्राप्ति के लिए, इनका मूल्य तय क्या था? स्वतंत्रता की प्राप्ति, कि कैसे भी हो ये इनके प्रकार ने हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाए, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाए, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए उन्होंने बगावत की, खून खराबे हुए, लोगों ने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए भी आजादी के लिए संघर्ष किया था। तो आजादी के लिए संघर्ष क्यों किया था? कि व्यक्तियों के अपने स्वयं के कुछ मूल्य होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको आप कितनी सुख सुविधा दे दीजिएगा वो चैन से नहीं रह सकते, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देश के लिए मर मिटने पर उतारू हो जाते, और वही उनके लिए सच्चा सुख होता है। क्या कह रहा हूं मैं? वही उनके लिए सच्चा सुख होता है और वही उनके लिए उनका मूल्य होता है। तो इसलिए सभी व्यक्तियों के अपने मूल्य होते हैं और उन मूल्यों के अनुरूप वो स्वयं बनते हैं, और ऐसी स्थिति में उन मूल्यों के अनुरूप उस देश की राजनीतिक संस्कृति बन जाया करती है। इसलिए उपनिवेशी देशों में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, वह वास्तविक रूप में राजनीतिक विश्वास और राजनीतिक
आस्थाओं के आधार पर ही हुआ था। उनका ये विश्वास था, उनकी आस्था थी कि हम किसी अन्य के अधीन नहीं रहेंगे, अब हमें आज़ादी चाहिए। भारत में ऐसा क्यों बोला गया था कि अंग्रेजों अब तो तुम्हें भारत छोड़ना ही पड़ेगा? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कि नहीं? तो वास्तविक रूप में यहाँ जो आंदोलन हुआ था भारत में भाई, वो जो ये राजनीतिक संस्कृति बनी थी भारत में उस समय ऐसी कैसी कि भाई अब तो जैसे गांधी जी ने कहा था करो या मरो, हैं? अब तो हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए। भाई वास्तविक रूप में देखें तो तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये क्या थे? व्यक्ति के मूल्य तो थे, उनके मूल्य थे कि स्वतंत्रता हमें जन्म के साथ मिली, हम इसको लेकर रहेंगे मेरे भाई। तो ये क्या है? ये जो जनता की राजनीतिक विश्वास और आस्थाएं होती है ना भाई, वो भी राजनीतिक संस्कृति के नियामक होते हैं। ये बहुत लंबी बात हो जाती है, मैं इसको यहीं समापन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने विशेष एग्जाम्पल दे दिया है कि वास्तविक रूप में सभी देशों के अंतर्गत जो जनता होती है उनके अपने अपने मूल्य होते हैं और उन मूल्यों के अनुरूप ही वहाँ की राजनीतिक संस्कृति बन जाया करती है। तो ये हो गया आपके राजनीतिक संस्कृति के 3 नियामक: व्यक्तिपरक हित, सहभागिता और राजनीतिक विश्वास और आस्थाएं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले 3 नियामक तथ्य होते हैं। ये तीनों ही नियामक किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करते हैं। अर्थात किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति की जो प्रकृति अलग अलग प्रकार की बन जाया करती है, उस प्रकृति को अलग अलग प्रकार का बनाने में इन 3 तत्वों का, इन 3 नियामकों का योगदान होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप राजनीतिक संस्कृति के नियामक इसको ठीक से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये डायग्राम आप नोट कीजिएगा, ये जो दूसरे नंबर पर है इसको भी नोट कीजिएगा। आप इससे राजनीतिक संस्कृति की सब बातें समझ सकते हैं मेरे भाई। मैं तो राजनीतिक संस्कृति के बारे में जितनी भी बातें सब वीडियो क्लासेस के माध्यम से आपको समझाता रहूँगा, लेकिन मैं ये भी तो साथ में कह रहा हूँ कि आप इन डायग्रामों के माध्यम से चलिएगा, आपको राजनीति विज्ञान आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।